हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ की। देखिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी एम्पियर सर्किट लॉ की। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसको हम लिखते हैं बी से, अराउंड एनी क्लोज पाथ और लाइन इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस और वैक्यूम is equal to mu naught times the total current threading through the closed loop। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। देखो ये B डॉट डी एल क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है B का, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया है मतलब कि ओवर द कंप्लीट लाइन। ठीक है, पूरी लाइन के लिए हमने लिखा है। तो देखो ये आई क्या है यहाँ पर, टोटल करंट थ्रेडिंग दी क्लोज लूप। म्यू नोट क्या है यहाँ पर, परमेबिलिटी है, ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर बोलेंगे। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। डी एल है यहाँ पर लाइन एलिमेंट है, छोटा सा लाइन एलिमेंट जो हम क्लोज लाइन के ऊपर चूज करते हैं। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके ऊपर एक क्लोज ऐसे लाइन मैंने बनाई है, एक सर्कल सा बनाया है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम ओवर द क्लोज लूप। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म एम्पियर सर्किट लॉ की। तो देखिए आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एम्पियर सर्किट लॉ जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है, इट इज़ दी, ठीक है, इट इज़ दी ईजीएस्ट मेथड, इट इज़ दी ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है, यानी कि एक दो स्टेप में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करके देता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्म ने यहाँ पर लिखी है। देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं डायरेक्शन एक असाइन करते हैं। जैसे हम एक क्लोज लूप में ऐसे ड्रॉ करता हूँ बोर्ड के प्लेन में, और मैंने इसको ड्रॉ इस तरह से किया, मैंने कि यानी कि एरो में ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको मैंने एक डायरेक्शनल सेंस दी है इस क्लोज लूप को। तो फिर डायरेक्शनल सेंस जो दी है यहाँ पर, अब यहाँ पर फिंगर को मैं ऐसे कर्ल करता हूँ, अगर जिधर ये एरो डायरेक्शन पॉइंट कर रही है उधर, तो
तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या डायरेक्शन शो करती है आपको, एक डायरेक्शन देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक डायरेक्शन देगी। जब वैसे तो देखो एरिया जो होता है, हम एरिया लेते हैं ना, इसका एरिया जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एन कैप, एक वेक्टर क्वांटिटी। एन कैप क्या है, डायरेक्शन देता है एरिया की, और एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस तरह से होगी। और डायरेक्शन किधर होगी, देखो परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है और इसके बैक साइड भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे करते हैं, देखो अगर इसको मैं डायरेक्शन यहाँ पर एरो ऐसे लगाया मैंने, यानी कि ड्रॉ हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, डायरेक्शनल सेंस इसको दी है, इस तरह से एरो लगाए हैं। तो फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे अलोंग द एरो, वो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें यहाँ पर क्या देगी, एरिया की डायरेक्शन भी देगी। या फिर हम बोलेंगे इसको कि वो उस साइड को हम पॉजिटिव साइड लेंगे और इसके अपोजिट वाली साइड को हम नेगेटिव साइड लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। देखो क्या है, देखो इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक प्लेन, एक क्लोज लूप ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो ये जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, और इसका ये जो मान लीजिए सेंटर है, और इस सेंटर से एक लाइन या फिर एक वायर ऐसे जा रही है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ये एक्स वाई कोई वायर है, कोई कंडक्टर है। ठीक है, एक्स वाई जो हमने वायर लिया है, जो कंडक्टर लिया है, ये क्या है, इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। और ये जो लूप बनाया है क्लोज, इसका प्लेन जैसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं डायरेक्शन ऐसे असाइन करता हूँ इस क्लोज लूप को, तो फिंगर को ऐसे कर्ल करूँगा तो थंब इधर जा रहा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव साइड होगी। इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए जो एम्पियर सर्किट लॉ है क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी एम्पियर सर्किट लॉ की हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कंडक्टर जा रहा है इसके अंदर से, यानी जो करंट टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप वो क्या है, आई है। यहाँ पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंडक्टर हो, मान लीजिए कंडक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर से करंट जो है वो मैं बोल देता हूँ, इसके अंदर I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है। दूसरा कंडक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है, उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I3। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में I1 और I2 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और I3 नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर उसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा, एम्पियर सर्किट लॉ कैसे लिखेंगे इसके लिए, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बी है ये इन तीनों कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उनका कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि जो क्लोज लूप हमने बनाया है इसके ऊपर कहीं पर भी लाइन एलिमेंट लूँगा मैं, चाहे यहाँ पर लूँ चाहे यहाँ पर लूँ, कहीं पर भी कोई पॉइंट लेता हूँ इस क्लोज लूप के ऊपर, तो वहाँ पर जो बी की जो वैल्यू होगी वो इन तीनों करंट का कंबाइंड इफेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकुलर करंट की वजह से वो वहाँ पर बी की वैल्यू लिख रहे हो। ठीक है, तो सबका कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो बी डॉट डी एल क्या होगा, यहाँ पर म्यू नोट, और आई की जगह क्या लिखेंगे, देखो आई क्या है, टोटल करंट होता है थ्रेडिंग द क्लोज लूप। यहाँ पर क्या देखो I1 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, I2 ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और I3 नेगेटिव में, तो इसको नेगेटिव लिखेंगे I3। तो ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ इस केस में। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ क्या होगा। इंपॉर्टेंस आपको पता चली चुकी है। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, ईजिएस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने के लिए। प्रूफ है इसका, फर्स्ट है फॉर सिमेट्रिकल क्लोज लूप। ठीक है, यानी जो क्लोज लूप हम ले रहे हैं वो सिमेट्रिकल शेप में है। ठीक है, इरेगुलर शेप नहीं है, बिल्कुल इसकी रेगुलर शेप है, सिमेट्रिकल शेप है। तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये लूप इस तरह से है, इसको ऐसे ले लेते हैं कि जैसे एक वायर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कोई वायर है, इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई इस तरह से कोई वायर है, इसके अंदर क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसके अराउंड मैं क्या करता हूँ, एक क्लोज लूप ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि जो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। यानी कि वायर तो देखो इस बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो लूप है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर इस लूप का जो है ये सेंटर यहाँ पर बनता है, और ये जो लूप बनाया है इस सिमेट्रिकल शेप में, यानी कि एक सर्कल है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब ऐसे करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से क्या होगा, इस जो लूप मैंने बनाया देखो ये ऐसे थंब ऊपर जा रहा है, फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, यानी कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और उनका लाइंस का प्लेन क्या होगा, वो जो सर्कुलर लाइंस बनेंगे उनका प्लेन भी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूँ तो क्या होगी, उसकी टेंजेंशियल होगी, ऐसे ये डायरेक्शन होगी बी की यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगी, इस तरह से। ठीक है,
बी की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पर क्या है, देखो इसकी जो यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगी, वो रेडियस होगी आर, यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस होगी ये आर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम्पियर सर्किट लॉ हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। क्या कहता है वो में कि जो लाइन इंटीग्रल होता है बी का, ठीक है, अलोंग एनी क्लोज पाथ, इसके बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। यहाँ पर देखो बी, ये इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे इसके अंदर से, और यहाँ पर जो हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, यानी एक लाइन ड्रॉ किया है, इसके हर लाइन एलिमेंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम होगी हर जगह, ठीक है। यानी कि देखो ये लाइन तो ऐसे है, कंडक्टर तो ऐसे है, और ये जो प्लेन है, ये कंडक्टर इस तरह से है हमारा इस बोर्ड के प्लेन में, और जो ये प्लेन बन रहा है जिसमें हमने ये सर्कुलर लूप बनाया है वो उसका प्लेन ऐसे है। तो उसके हर पॉइंट पर, इसके राउंड बन रहा है वो, उसके हर पॉइंट पर या फिर हर लाइन एलिमेंट के लिए यहाँ से डिस्टेंस तो सेम होगी। तो डिस्टेंस अगर सेम होगी तो बी की वैल्यू इस लूप के लिए हर जगह वो सेम होगी वैल्यू, ठीक है। तो अब वैल्यू सेम होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो यानी कि बी जो है वो इस लूप के ऊपर हर जगह सेम होगा, ठीक है। यानी कि आप लाइन एलिमेंट चाहे आप यहाँ पर लेते हो, डी एल यहाँ पर लिया आपने, चाहे आप कोई लाइन एलिमेंट यहाँ पर लेते हो, चाहे आप लाइन एलिमेंट को यहाँ कहीं पर भी आप लाइन एलिमेंट लेते हो, उसके लिए बी की वैल्यू हर जगह सेम है। यानी कि बी आपका फिक्स है, बी तो वेरी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो बी को बाहर लिख लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ हो रहा है इसमें, बी डॉट डी एल है, ठीक है। तो देखो डी एल क्या है, लाइन एलिमेंट में यहाँ पर लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर कोई लाइन एलिमेंट लिया, तो लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ पर ये टेंजेंशियली होगी ऐसे, ठीक है। तो बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर 0 है, तो इसको लिखेंगे बी, और ये है यहाँ पर लिखा मैंने डी एल, और ये है आपका म्यू नोट, ठीक है। म्यू नोट क्या परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि फ्री स्पेस है, ठीक है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, या फिर एयर भी लिख सकते हैं। और करंट जो है इस लूप के अंदर से जो करंट थ्रेडिंग हो रहा है, टोटल करंट इसके अंदर से पास हो रहा है वो कितना है, आई है, तो मैंने इसको आई लिखा है, ठीक है। तो देखो बी यहाँ पर लिखूँगा, और ये डी एल का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आएगा इस लूप का 2 पाई आर, अगर रेडियस है तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, और ये है म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने इधर, म्यू नोट इंटू आई लिखा है इसको। तो यहाँ से देखो बी हम बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ईजीएस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने का, ठीक है ना। तो ये हम बता रहे थे। देखो प्रूफ की इसमें बात करेंगे, प्रूफ क्या होगा सिमेट्रिकल केस में, तो प्रूफ के लिए देखिए कैसे हम इसको बताएंगे। जैसे यहाँ पर ये करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वायर के अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करने की वजह से ये पॉइंट जो मैंने लिया है यहाँ पर, इस पी पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी, बी जो होगा एट पॉइंट पी, तो देखिए ये वैसा ही केस है जैसे एक वायर हमने ऐसे ली थी, एक्स वाई कोई कंडक्टर लिया था, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट लिया था, उस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो वैल्यू वैल्यू क्या आई थी वो हमारे पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, आर क्या था उसका, उस पॉइंट से सेपरेशन था, ठीक है, डिस्टेंस थी, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू हमने फाइंड की थी बी की वैल्यू। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, पी पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर होगी। तो देखिए हम यहाँ पर अगर एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करना हुआ, तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा है, बी डॉट डी एल लिखा है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में देखो ये तो हमने, देखो ये तो एक सिंपल आपको बताया कि बी की वैल्यू हम यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, 1-2 स्टेप का ये क्वेश्चन बनता है बी की वैल्यू फाइंड करनी हो। लेकिन इसका प्रूफ अगर देखना होगा हमें क्या करने का, देखिए इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में बी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू हमें पता है, इससे पहले हमने आर्टिकल किया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, वो हमने किया था आर्टिकल। तो वहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड की थी, बी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बी को रिप्लेस करता हूँ तो क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या लेते हैं हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं, देखो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, ये क्या हो जाता है, एंगल 0 है दोनों के बीच में, तो इसको लिखते हैं हम बी डी एल लिख सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि बी तो हर पॉइंट पर सेम रहेगा, तो बी को बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। और डी एल का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2 पाई आर आता है।
यहाँ पर देखो बी को रिप्लेस करेंगे क्योंकि बी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है इससे पहले वाले आर्टिकल में, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल से जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है। बी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i और डिवाइड बाई आर है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर ये कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वैल्यू क्या बचेगी फिर इसकी म्यू नोट इंटू आई। तो यहाँ से देखो ये एम्पियर सर्किट लॉ है हमारे पास। यहाँ से हम क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड में बी की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया था, जो इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने बी की वैल्यू फाइंड कर रखी है पहले ऑलरेडी। उस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमने ये प्रूव कर लिया है एम्पियर सर्किट लॉ को, ठीक है। तो एक प्रूफ तो इसका ये है, एक प्रूफ इसका एक और बनता है, वो बनता है नॉन सिमेट्रिकल लूप के लिए, ठीक है। तो दूसरा डिस्कस करते हैं अब। ये तो था सिमेट्रिकल के लिए, अब है नॉन सिमेट्रिकल के लिए। नॉन सिमेट्रिकल क्लोज लूप के लिए, ठीक है। देखो नॉन सिमेट्रिकल लूप कैसे बनेगा, मान लीजिए इस तरह से ऐसे कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये एक नॉन सिमेट्रिकल शेप होगी। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका जैसे सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं, या फिर कोई पॉइंट पी हमने यहाँ पर माना है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं लाइन एलिमेंट यहाँ पर लेता हूँ और एक लाइन एलिमेंट मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो दोनों की जो डिस्टेंस है इस ओ पॉइंट से वो सेम नहीं होगी, ठीक है। ओ पॉइंट और यहाँ से देखो एक ऐसे एक वायर है, एक कंडक्टर है जो इसके अंदर से ऐसे जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये एक्स वाई कोई कंडक्टर है और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये बोर्ड के प्लेन में है और ये जो लूप बन रहा है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अराउंड बन रहा है। तो देखो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, यानी कि जो रेडियस, अगर मैं सिंपल बोलूँ इसको, रेडियस जो है इस लाइन एलिमेंट की या फिर इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वो अलग अलग होगी। अगर वो आर की वैल्यू अलग अलग होगी, रेडियस अलग अलग होगी, डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग होगी, तो आपका जो बी की वैल्यू वो भी इसके लिए अलग अलग होगी। ऐसे नहीं कि बी की वैल्यू हर लाइन एलिमेंट के लिए सेम होगी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, जो बी की वैल्यू थी वो हर पॉइंट के लिए या फिर हर लाइन एलिमेंट के लिए उस लूप के ऊपर वो सेम थी। यहाँ पर बी की वैल्यू हर लाइन एलिमेंट के लिए सेम नहीं होगी, बल्कि वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पोजीशनिंग अलग अलग है या फिर सेपरेशन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट लेता हूँ मैं, तो उसका जो वो लाइन एलिमेंट सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको क्या लिखूँगा, देखो इस तरह से ये है और ये है। ये लाइन एलिमेंट मैंने यहाँ पर DL1 लिया है। सेंटर पे जो एंगल ये बनाएगा वो बनाएगा क्या, d(θ1), ठीक है। सेंटर पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा, भले ही वो छोटा सा एंगल हो, d(θ1) होगा। और इसके लिए जो रेडियस है उसको मैं लिखता हूँ r1। ऐसे ही फिर यहाँ पर कोई दूसरा लाइन एलिमेंट लेंगे, वो लाइन एलिमेंट क्या करेगा, उसको मैं dL2 लिख रहा हूँ। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो d(θ2) लिख रहा हूँ उसको, और उसकी रेडियस को मैं r2 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फिर और भी बहुत सारे लाइन एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो सबके लिए मैं ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो लाइन एलिमेंट होगा ये भी ऐसे सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा इस तरह से, ठीक है। इस लाइन एलिमेंट को मैं DLN बोल रहा हूँ, एंगल जो सबटेंड करेगा उसको मैं dθn बोल रहा हूँ, रेडियस को RN बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए सारी वैल्यूज हमारे पास अलग अलग है। R1 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी को फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, जैसे एक वायर थी ना इस तरह से, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था। पी पॉइंट पर हम बी की, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है, हमें सिर्फ आर की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है। बी क्या लिखते हैं, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर क्या थी, यह डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हम इसको ऐसे लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये वैल्यू होती है बी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू इस एलिमेंट, इस लाइन एलिमेंट पे निकालेंगे या फिर इस पॉइंट पर निकालेंगे, तो उसके लिए आर को हम R1 लिखना पड़ेगा। इस नेक्स्ट वाली लाइन एलिमेंट के लिए उसको आर को R2 लिखना पड़ेगा, यानी कि हर लाइन एलिमेंट के लिए बी की वैल्यू अलग अलग आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, फिर एम्पियर सर्किट वाला इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो चलो एम्पियर सर्किट वाला यहाँ पर हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, बी का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, बी का लाइन इंटीग्रल लिखते हैं। तो क्या होता है, बी का लाइन इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, B.dl लिखेंगे। बी का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, B.dl होगा। अभी देखो B.dl होगा, तो यहाँ पर देखो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिंगर की डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो ये ऐसे बी की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो तो ये टेंजेंशियल होगी ऐसे, और जो आपका लाइन एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, ठीक है। तो एंगल कितना है, 0 है इनके बीच में,
तो बी डॉट डी एल को क्या लिखूँगा मैं, बी डी एल लिखूँगा, ठीक है। अभी देखो बी की वैल्यू ये ऐसे है, तो सबसे पहले आप डी एल और R1 और थीटा इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखो डी थीटा वन क्या होगा फिर हमारा यहाँ पर, डी थीटा वन जो होगा वो होगा डी एल वन डिवाइडेड बाई R1, ठीक है ना। जो थीटा क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस होता है, आर के यहाँ पर डी एल वन है, रेडियस R1 है, ठीक है। ऐसे ही डी थीटा टू क्या होगा, डी एल टू डिवाइडेड बाई R2 होगा। डी थीटा थ्री क्या होगा, डी एल थ्री बाई R3 होगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो ये इसके लिए है, इसके लिए डी थीटा एन, ठीक है। ये जो लाइन एलिमेंट है एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डी थीटा एन, तो ये क्या हो जाएगा, डी एल एन डिवाइडेड बाई आर एन, ठीक है। तो यहाँ से देखो R1 R2 ये सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से अगर R1 फाइंड करना हो तो क्या होगा, R1 इधर जाएगा, तो R1 क्या जाएगा, R1 विल बी डी एल वन डिवाइडेड बाई डी थीटा वन, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, डी एल वन डिवाइडेड बाई डी थीटा वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी की ये हमने क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल लिखा है, ठीक है। किसका लिख रहे हैं, बी के लिए, तो ये किसके बराबर है, बी डी एल के इक्वल आया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो बी डी एल है, ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल आएगा तो ये ऐसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो देखो इससे पहले वाला जो सिमेट्रिकल केस था वहाँ पर तो मैंने बी को हम बाहर लिखा था, क्योंकि बी वहाँ पर सेम था सभी लाइन एलिमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर बी सेम नहीं है सभी लाइन एलिमेंट के लिए, वो बी अलग अलग है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन में इसको अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, देखो ये जो बी डॉट डी एल है, तो इंटीग्रल करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास कोई बी की ऐसे नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो बी अलग अलग लाइन एलिमेंट के लिए अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, किस तरह से लिखना पड़ेगा इसको, बी वन डी एल वन प्लस बी टू डी एल टू, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, सम होता है ना सभी लाइन एलिमेंट की जो वैल्यू आई है, तो उस पूरे का सम कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये आएगा बी थ्री डी एल थ्री प्लस अप टू बी एन और डी एल एन, इस तरह से। तो देखो बी वन डी एल वन क्या होगा फिर यहाँ पर, बी वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और डी एल वन क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से जो डी एल वन आएगा, अच्छा पहले बी को लिखते हैं पूरा, 2i डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, ठीक है। बी वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी एल वन की वैल्यू देखो यहाँ से, देखो डी एल वन क्या हो जाएगा, R1 इंटू डी थीटा वन, ये देखो R1 इंटू डी थीटा वन, प्लस इधर से देखो बी टू क्या लिखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है, और B2 के लिए यहाँ पर लिखेंगे R2 लिखेंगे, और DL2 की जगह क्या लिखेंगे, DL2 की जगह लिखेंगे R2 इंटू डी थीटा टू, ठीक है। और प्लस टू अप टू सोन, ठीक है, ऐसे आता रहेगा। मान लीजिए NH के लिए लिखते हैं यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन, इसके लिए देखो R की वैल्यू क्या है, RN है, और यहाँ पर DLN क्या होगा, DLN हो जाएगा RN इंटू डी थीटा एन। अब यहाँ पर देखो इसमें ये R1 से ये कैंसिल हो जाएगा, R2 से ये कैंसिल, RN से ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसमें जो ये वाला पार्ट है ये तो सभी में कॉमन आ रहा है, ये देखो इसमें भी सभी में ये तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये सभी के लिए अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन पार्ट को अलग लिखेंगे, इसको लिखेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i, ठीक है। हाँ ये तो कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू प्लस डी थीटा थ्री प्लस अप टू डी थीटा एन, ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइड में कुछ नहीं है, 2i इंटू देखो डी थीटा वन, ये क्या है, एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन एलिमेंट हेयर, इस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लाइन एलिमेंट होंगे, उनका एंगल जो है ऐसे सबटेंड करें, वो कितना डी थीटा वन, डी थीटा टू, डी थीटा थ्री ऐसे है, और लास्ट वाला जैसे डी थीटा एन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे एंगल्स का अगर सम करेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, पूरा ये जो एंगल है ये पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री हुआ मीन्स 2 पाई, और इसको ये 2 पाई से और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा फिर ये म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। तो हम देखो क्या किया था, हमने लाइन इंटीग्रल लिया था बी का अलोंग दिस क्लोज पाथ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल लिया, तो वो किसके बराबर आ गया हमारा, म्यू नोट आई के बराबर आ गया, ठीक है। और ये क्या है, ये है दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो ये हमने दूसरा प्रूफ कर लिया है एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए, ठीक है। तो देखो इसको जैसे एप्लीकेशन मैंने बताई थी इसकी कि ये एक ईजीएस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने का ड्यू टू करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है। तो देखिए कैसे होता है ये, जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी इसका एप्लीकेशन पार्ट था, एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो देखिए ईजीएस्ट मेथड है,
अभी आप देखोगे 1-2 स्टेप में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे एक कंडक्टर है, ये एक्स वाई कोई कंडक्टर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, पी से ये जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यानी कि पी से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस ये जो लेंथ आई, मान लीजिए ये लेंथ आर आई, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से आर आई, इस आर को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, आर को रेडियस मान के एक हमने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो एम्पियर सर्किट लॉ से यहाँ पर हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पी पॉइंट पर। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई होता है। अभी बी क्या है, जैसे करंट की वजह से बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू है। और देखो बी की वैल्यू हर जगह सेम होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये आर है, इस हर लाइन एलिमेंट के लिए सेम होगा। यहाँ से देखो तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, लाइन एलिमेंट यहाँ पर लोगे ये भी क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसके अराउंड ये जो लूप है, क्लोज लूप बनाई, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उस हर लाइन एलिमेंट की डिस्टेंस जो है सेम है, सिमेट्रिकल शेप है। तो बी हर पॉइंट के लिए सेम होगा। तो बी हर पॉइंट के लिए अगर सेम होगा तो क्या करेंगे, बी को तो बाहर लिखेंगे और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा इसका। तो 2 पाई आर होगा और ये क्या है, म्यू नोट, और आई क्या है, टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, वो कितना कर रहा है, आई कर रहा है। जैसे बी की वैल्यू फाइंड करने, बी क्या हो जाएगा फिर, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। देखो सिंपलेस्ट मेथड है, 1-2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर एक लाइन की बजाय, कंडक्टर की बजाय अगर एक सिलेंड्रिकल शेप में हो कोई वायर, जिस तरह से है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और ये उसकी सेंट्रल एक्सिस है, एक्स वाई ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, और करंट इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए वैसे तो क्या होता है, करंट जब फ्लो करता है तो किसी भी कंडक्टर पे करंट जो है उसके सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर से फ्लो कर जाएगा, करंट हमेशा बाउंड्री से, सरफेस से फ्लो करता है, चाहे वो कंडक्टर आपका सॉलिड हो चाहे वो होलो हो। तो यहाँ पर देखिए करंट तो बाउंड्री से फ्लो कर रहा है और पॉइंट पी हमने यहाँ पर लिया है, पी पॉइंट, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पी पॉइंट की हम सेपरेशन कहाँ से लेंगे, ना तो हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि करंट तो देखो जो कर्व्ड सरफेस है ना इसका, उस कर्व्ड सरफेस से आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ना तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ना हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ से उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, वो एक मीन डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से ले लेते हैं उसको। ठीक है, ये आर मान लेते हैं, उस आर उसको रेडियस मान के, इस आर को रेडियस मान के एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये एम्पियर सर्किट वाला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक क्लोज पाथ बन गया, उसके अंदर से कुछ करंट जा रहा है और उसी वजह हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी पॉइंट लिया, तो देखो बी की वैल्यू जो होगी, इस सर्कल हमने जो ड्रॉ किया है, लूप जो ड्रॉ किया है, इसके हर पॉइंट पर आप लाइन एलिमेंट कहीं पर भी लो, हर लाइन एलिमेंट पर बी की वैल्यू सेम ही होगी। तो फिर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, और देखो करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो बी की डायरेक्शन ये होगी और लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम है। तो एंगल 0 है तो इस बी को बाहर लिखेंगे, डी एल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्कल का, 2 पाई आर लिखेंगे, ये है म्यू नोट, और टोटल करंट थ्रेडिंग लूप कितना है, आई है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ईजीएस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किट लॉ।